आप सबों को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से आप लोग हमारे चैनल के साथ हमारे साथ प्यार दुलार बनाए रख रहे हैं, आप लोग बनाए रखिएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए काम करते रहें। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं यह जेटेड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में टॉपिक नहीं है बल्कि एक सेट है 50 क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन है वो JCRT से, आप देख रहे होंगे कि JCRT से छपा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको जेटेड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि 2012 में 16 में देखे होंगे जेटेड में, या बीच में आकलन परीक्षा में भी देखे होंगे, या झारखंड के तमाम परीक्षाओं को उठा लीजिए तो वहां पे जो क्वेश्चन छपते हैं वे सभी JCRT बुक से ही छप रहे हैं। भले लोग उसको बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस से, पता नहीं चला कहाँ से आया, क्योंकि लोग गाइड पढ़ते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन लाए हैं वो बुक से लाए हैं और JCRT द्वारा छपा ही हुआ क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए यह सब क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह क्वेश्चन में जान है, और यह क्वेश्चन जो अगर आपको जेटेड परीक्षा में आएगा तो सीधे सीधे ऑप्शन सहित आएगा। और निश्चिंत है कि स्लाइड से, इस वीडियो से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है सब अलग अलग टॉपिक से लिया हुआ है, पूरा सेट बना के। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला सवाल है आपके पास कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे हमारे वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत के मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत के मानचित्र तैयार करने की जो जिम्मेदारी है लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपा था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने की। तो आपको देख लीजिए कि राज्य हड़प नीति की जो शुरुआत किया था वो था हमारा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसमें यह मत सोचिएगा कि यह सिर्फ क्वेश्चन हिस्ट्री से ही लिया हुआ है, नहीं, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सभी जगहों से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे आ जाइए। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। आगे आ जाइए कि फोर्ट विलियम जो किला है किस शहर में बनाया गया है। तो फोर्ट विलियम किला जो है आपका कलकत्ता में बनाया गया है। आगे है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो आप लोग देखिए कि टीपू सुल्तान कहाँ था, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर। तो टीपू सुल्तान आपको मैसूर के शासक थे, ठीक है। बात देख लिए ना, टीपू सुल्तान कहाँ शासक थे, तो मैसूर के। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती जबरन कराई जाती थी। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती जबरन कराई जाती थी, ठीक है। किसका खेती, नील का। अब आगे देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है कि कोल विद्रोह कब हुआ। तो कोल विद्रोह का जो टाइम है वो है आपको 1831 से 32। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई। तो भारत में पहली सूती मिल की बात करें तो आपको मुंबई में लगाया गया। आगे है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति ना, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में हमारे किए थे विश्वनाथ सहदेव जी, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। तो संथाल, मुंडा और उरांव जो हैं हमारे झारखंड की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उसका, ठीक है। आगे आ जाइए कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना। तत्कालिक कारण पूछ रहा है, कारण सब है लेकिन तत्कालिक कारण क्या था। युद्ध वास्ते विदेश जाना,
या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो तत्कालीन कारण 1857 का यही था, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर जो हो रहा है कम से कम आप दिमाग में जरूर सेव रखिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में क्या हो, अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो। आप लोग जिस प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो सती प्रथा को दूर करने का जो श्रेय है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को है। आगे है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक जो है उसको संपादन से संबंधित यानी प्रकाशन से संबंधित जो है हमारे हैं ताराबाई शिंदे। ठीक है, आगे बात कीजिए, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? क्या सवाल है आपके पास? हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आप इसका आंसर दीजिए। तो 1856 में। कब लागू किया गया? 1856 में लागू किया गया। ठीक है बात। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो हमारे बाबू आर्य समाज की स्थापना हमारे दयानंद सरस्वती जी किए हैं ना। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। अब है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कि भारत छोड़ो आंदोलन? तो अगस्त क्रांति की बात है तो हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए बहुत बड़ा है ना, कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो क्या है कि तीनों पदक में समझते हैं ना आप, रजत, गोल्ड, कांस्य। ठीक है, तो वो कौन सा खिलाड़ी है? तो झारखंड के हॉकी खिलाड़ी कौन है जो विश्व कप में और एशियाई खेल में भी तीनों पदक दिलाने का काम किए हैं? तो है हमारे माइकल किंडो। ठीक है, आप नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। यह सब प्रश्न अगर आप चाहते हैं कि पता करें कि सर कहाँ दिया हुआ है, तो ये सभी प्रश्न आपको क्लास 8 झारखंड के JCRT बुक उठाइए, क्लास 8 में जाइए सामाजिक विज्ञान के, वहां पे देखिएगा उस बुक में ये सभी क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए यह जेटेट के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप जेटेट की परीक्षा या सीटेट की परीक्षा या झारखंड से संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो उसकी तैयारी करते हो तब, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आगे बात करते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है हमारा भारत देश है कि जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्या हुआ है, पहुंचा है। कहां पे? जहां पे चंद्रयान 3 पहुंचा है नहीं, और जहां पे बैठा है उस जगह का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की
नवीनकरणीय संसाधन, कि मानव निर्मित संसाधन, कि अनवीनकरणीय संसाधन, कि संभाव संसाधन। ठीक है, क्या है? पवन चक्की। आप थोड़ा सोचिए, अब बताइए कि यह किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए पवन चक्की जो है अनवीनकरणीय नहीं है। अनवीनकरणीय का मतलब कि एक बार समाप्त हो गया तो फिर नहीं बन सकता। जैसे में कोयला, कोयला अनवीनकरणीय संसाधन है। क्यों? कि बस कोयला खान रहे, निकाल रहे, खत्म तो खत्म। लेकिन पवन ऊर्जा बार बार बनाया जा सकता है, इसलिए नवीनकरणीय संसाधन में इसकी गिनती होती है। ठीक ना। नेक्स्ट है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। हाँ, तो आ जाइए, तो यहाँ पे तो अनवीनकरणीय नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नवीनकरणीय तो है नहीं, चक्रीय तो है नहीं। चक्रीय मैंने बार बार बनना। अजैव है नहीं, बिना जीव का नहीं बनता कोयला। कोयला कैसे ना? जैव संसाधन। ठीक है, कहा है कि कोयला का निर्माण के बारे में बताया जाता है कि लाखों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए थे और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कोयला एवं पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए थे। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे, इसीलिए इसको जैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो और जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो जिस संसाधन का उपयोग हम कर रहे हैं और मात्रा पता है कि इतने है, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संसाधन। तो इसका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा बी, वास्तविक संसाधन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया आपके पास कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो वो जो है आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया? तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा मिशन? चंद्रयान 3। कौन कहते हैं? चंद्रयान 3। यही जाके चंद्रमा को दक्षिण ध्रुव पे बैठा हुआ है। कहाँ? शिव शक्ति पॉइंट पर अभी वही है ना। भले काम करना बंद कर दिया लेकिन है अभी वहीं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो देखिए पृथ्वी पर जो उपलब्ध कुल जल है उसमें से 97% कहाँ है? समुद्र में। ठीक है, तो पीने लायक कितना बच गया? तो समुद्र में तो पीने लायक रहा नहीं, तो हमारा बच गया कितना? तो यहाँ पे तो देखिए 30% तो होगा नहीं, 15% होगा नहीं, तो बच गया लगभग 2.7%। लेकिन यही पूरा पीने लायक तो है, लेकिन यूज नहीं करते हैं हम लोग। यूज कितना करते हैं? तो 1% यूज करते हैं। पीने लायक है लेकिन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें से 2% का है बर्फ के रूप में तब्दील है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ 2.7% होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किससे संबंधित है? तो सैनिक से नहीं है, बच्चों की पढ़ाई से भी नहीं है। कहां से है? युवाओं के कौशल विकास से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को। अगर हरा सोना की बात कहता तो हरा सोना कहते हैं हम लोग बांस को या चाय को। और उसी तरह से अगर काला सोना कहा जाएगा तो पेट्रोलियम पदार्थ को। ठीक ना। नेक्स्ट है कि एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है वो क्या है? आपको मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगर सेरीकल्चर कहता तो रेशम पालन। सेरीकल्चर तो सेरी नहीं कहा, एपीकल्चर है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है? तो जन्म दर बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ सकता है, मृत्यु दर बढ़ेगा तो जनसंख्या घट सकता है। तो परिवर्तन तो हो रहा है, चाहे घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लोग आ जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ सकता है, लोग चले जाएंगे तो जनसंख्या घट सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, तो उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे देखिए, देख लीजिए सब प्रश्न कहां से है? तो जेसीईआरटी से ही लिया हुआ है ना। हाँ, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यूरेनियम का। किसका करते हैं? यूरेनियम का। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है?
तो झूम खेती। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानीय कृषि को क्या जानता है? झूम खेती। और झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो कुरुआ। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? जनसंख्या घनत्व है आपका 382। कितना है? 382। जनसंख्या घनत्व मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति हैं? तो 382। इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक ना। नेक्स्ट है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग कैसी क्रिया? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो उद्योग जो है वो द्वितीयक क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वितीयक क्रिया का। ठीक है। प्राथमिक क्रिया में क्या है? तो खेती है। प्राथमिक क्रिया में कुछ है? खेती है, खनन है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? मैंने भारत को एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो जब भारत का संविधान लागू हो गया ना सर, उसी दिन क्या हो गया? भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया। तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अब देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? देख लीजिए कितना है। तो पहले था मौलिक अधिकार 7 गो, लेकिन अभी कितना है? 6 गो ही है ना। मौलिक अधिकार जो 7 गो था, तो उसमें 7वां मौलिक अधिकार जो था उस संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है। और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसको अनुच्छेद 300 क में अलग रख दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। कहाँ से? मौलिक अधिकार से। तो अभी मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है संविधान में? तो 6 है। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। भारत के बाद आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो देखिए, आजादी के बाद भारत में जो शासन पद्धति हुआ वो कैसे हुआ? संसदीय शासन पद्धति, यानी कि संसदीय शासन को। ठीक है। संसद के माध्यम से यहाँ शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारतीय संविधान धर्म को लेकर क्या है? यहाँ धर्मनिरपेक्ष है। किसी एक धर्म का यहाँ नहीं है, किसी एक धर्म के लोग यहाँ नहीं रहते हैं। तो भारत कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी जी। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है? सरकार को पैसा कहां से आएगा? पुलिस पैसा देगा उसको? खेती से पैसा होगा उसको? नहीं। सरकार के पास जो भी पैसा आएगा टैक्स से। टैक्स को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? कर से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो भारतीय संसद के तीनों अंग से संबंधित हमारा कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। तो इसका सही जवाब कौन होगा? इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब यहां देखिए हमारे पास है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? कितनी निश्चित की गई है? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा ही छुआछूत को ही कहते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है। इसका सही जवाब कहां हो जाएगा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बहुत नहीं महिलाओं को क्या किया गया है? एलपीजी गैस निःशुल्क वितरण किया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। ठीक है। जिससे कि हम समझे कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं।
ठीक है। और क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है कि देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग कि एफ आई आर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफ.आई.आर का फुल फॉर्म होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि वैसे समुदाय, देखिए कितना कितना लंबा है ना, देख रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, चलिए, कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो इसी को कहते हैं हाशियाकरण। हाशियाकरण, हाशियाकरण का मतलब कि वैसे समुदाय से है कि जो विकास में पीछे छूट गए हैं गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण। नेक्स्ट बात है हमारे पास कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं को शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जिसको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कहा जाता है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, आप भुला जाइएगा तो ऐसे ही याद रखिएगा कि 8910 माने कि 1098। इसी को हम अपनी भाषा में आपको सिखा दे, उल्टी से गिन लीजिए कि 8910। अब भुला जाएंगे तो 1098, 1098 ये क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ना। इससे बच्चों से संबंधित शिकायत किया जा सकता है। कितना नंबर पर, 1098, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम सवाल है हमारे पास कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह है आपको 31 मई। ठीक है, यह जो भी प्रश्न था सब झारखंड में होने वाली टेट परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है JCRT बुक से लिया गया है। आप सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल के साथ प्यार दुलार बनाए रखें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।